नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी जलसे में। तो आज हम शुरुआत करेंगे। कल 50 प्रश्न हो गए थे हमारे 51वें प्रश्न से। 51वां प्रश्न है, अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? सीखने वाले की अभिप्रेरणा, सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बुद्धि या सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो अधिगम के लिए प्रथम शर्त क्या है? सीखने वाले की अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर 1 ए राइट हो जाएगा, लगा लीजिए। आगे बढ़ेंगे। अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? प्रश्न नंबर 52वां है, अधिगम के लिए द्वितीय शर्त क्या है? सीखने वाले का मानसिक स्तर, सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं, सीखने वाले की बुद्धि, सीखने वाले की अभिवृत्ति। तो अधिगम के लिए द्वितीय शर्त है, क्योंकि ना तो मानसिक स्तर हो सकता है, ना सीखने की बुद्धि हो सकती है, ना सीखने वाले की अभिवृत्ति हो सकती है, लेकिन सीखने वाले की बहु अनुक्रियाएं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर बी हो सकता है। अधिगम के लिए तृतीय शर्त क्या है? प्रश्न नंबर 53वां है, अधिगम से संबंधित ऐसे प्रश्न चल रहे हैं, ऐसी सीरीज चल रही है जो आपके लिए सफलता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीखने वाले का मानसिक स्तर, ऑप्शन नंबर बी सीखने वाले की बहुबुद्धि, सीखने वाले को पुनर्वरण या सीखने वाले का मन। तो कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? सीखने वाले के लिए पुनर्वरण। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। 54वां प्रश्न है, अधिगम के लिए चतुर्थ शर्त क्या है? सीखने वाले का अभ्यास, सीखने वाले का घर का माहौल, सीखने वाले की बहुबुद्धि या सीखने वाले का मन। तो चतुर्थ शर्त है, सीखने वाले का अभ्यास होता है, तभी हम सीखने की वाले का जो अभ्यास होता है वो अधिगम के लिए चौथी शर्त है। तो ए ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक करना है सभी लोगों को और कमेंट करिए, लिंक को शेयर करना है। आगे बढ़ेंगे। एमपी टेट और सी टेट के लिए स्पेशल क्लास चल रही है। रोज़ 50-50 प्रश्नों की आज से 2 क्लास स्टार्ट होंगी। शाम को ईवीएस की क्लास मिलेगी, हो सकता है सुबह ही मिल जाए, लेकिन अभी सभी के लिए गुड मॉर्निंग, सभी के माता पिता के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अधिगम अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास अथवा अनुभव के परिणाम स्वरूप होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? गेट्स ने, मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने या गिलफोर्ड ने? तो यह परिभाषा दी है मॉर्गन ने। तो बी ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ाएंगे। 56वां प्रश्न है, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? मॉर्गन ने, वुडवर्थ ने, गेट्स ने या गिलफोर्ड ने? देखिए, मॉर्गन ने नहीं दी, वुडवर्थ ने नहीं दी, गेट्स ने दी क्या? गिलफोर्ड ने दी? हाँ, गेट्स ने दी है। तो ऑप्शन नंबर सी जो आपका है राइट हो जाएगा। क्या दी है? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन ही अधिगम है। यह परिभाषा गेट्स ने दी है। आगे बढ़ेंगे। चलो बढ़ते हैं। अधिगम आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? मॉर्गन ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने या गिलफोर्ड ने? अधिगम कैसा है? आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? मॉर्गन ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने या गिलफोर्ड ने? तो किसने दी है? क्रो एंड क्रो ने। बी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार परिवर्तन अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? क्रो एंड क्रो ने, मॉर्गन ने, गिलफोर्ड ने या वुडवर्थ ने? तो किसने दी है? ये दी है अपने गिलफोर्ड महोदय ने। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। पूर्व निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? काल्विन ने, क्रो एंड क्रो ने, गिलफोर्ड ने या मॉर्गन ने? पूर्व निर्मित अनुभव द्वारा ही व्यवहार अधिगम है। यह परिभाषा गिलफोर्ड ने दी है या काल्विन ने? तो किसने दी है?
कालवेल महोदय ने दी है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? क्रो एंड क्रो को, फ्रायड ने, मॉर्गन ने या पील ने? तो किसने दी है बताना है आपको। अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है। यह परिभाषा किस वैज्ञानिक ने दी है? जी पील महोदय ने दी है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस मनोविज्ञान का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत है के नाम से जाना जाता है? बर्कल का, सीएल हल का, कोलर का या मन का? सुव्यवस्थित माना जाता है। किस मनोवैज्ञानिक का सिद्धांत सुव्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो वो है सीएल हल का। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके अंग हैं? चेतना के, मस्तिष्क के, शरीर के या बुद्धि के? चेतन, अर्धचेतन तथा अचेतन किसके हैं? तो ए चेतना के हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चेतन, अर्धचेतन और अचेतन किसके अंग हैं? चेतना के हैं, याद रखें। निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था और शैशवावस्था, इन तीनों के हम मिक्सअप क्वेश्चन आपको करा देंगे। किशोरावस्था के बारे में जब भी कोई प्रश्न पूछा जाए, किसी मनोवैज्ञानिक से संबंधित पूछा जाए, तो स्टैंडर्ड हॉल लगा देना आप। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? दल में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, ये तो है। प्रश्न करने की अवस्था है, खेलने की अवस्था, तो कौन सी नहीं है? खेलने की अवस्था नहीं होगी, राइट बात है। खेलने की अवस्था नहीं है। डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? ठीक है, मन ने किया था, सेल्डन ने किया, हिप्पोक्रेटस ने किया, कैटल ने किया। तो व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण किसी ने किया था? तो वो हिप्पोक्रेटस ने किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? थर्डराइक ने किया था, कोलन ने किया था, पावलोव ने किया था, वुडवर्थ ने किया था? देखिए समझिए। थर्डराइक ने सूझ वाला सिद्धांत दिया, कोलन ने किस पर? चिंपांजी पर प्रयोग किया, ये गेस्टाल्टवादी कहलाते हैं। अधिगम सिद्धांत पावलोव ने दिए हैं, इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया है, ठीक है। और वुडवर्थ ने SOR थ्योरी दी है। तो आंसर हो जाएगा ए। आगे बढ़ेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा। लाइक करें और कमेंट जरूर करें। लिंक को शेयर जरूर करना है आप लोगों को। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है तथा 6 और काक के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो ये है क्या है? दृष्टि दोष है, सीखने अक्षम में मानसिक दोष है या मानसिक क्षय है। देखिए जब भी ऐसी समस्या आए कि 16 को 61 लिखता है, का को छा में नहीं समझ पाता, तो सीखने की अक्षमता है। ऑप्शन नंबर बी जो राइट हो जाएगा। यदि एक बच्चा 16 को 61 लिखता है और तथा 6 और का के मध्य अंतर नहीं कर पाता, तो वो सीखने में अक्षमता है उसके लिए। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को कहा जाता है? सीखना, लिखना, क्रिया करना या कल्पना करना? तो उसे क्या कहा जाता है? व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको सीखना कहा जाता है। ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, उपयुक्त समय में? तो घनिष्ठ की सबसे ज़्यादा अगर पाई जाती है, शैशवावस्था में नहीं पाई जाती है। 2 से 5 तक क्या मित्रता करेगा? बाल्यावस्था 0 से 5 होती है, किशोरावस्था 5 से 12 होती है, बाल्यावस्था 12 से 18 होती है, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था में घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चिंतन अनिवार्य रूप से एक है, क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि है, मनोगतिक प्रक्रिया है, मनोवैज्ञानिक परिघटना है या व्यवहारिक व्यवहार है? तो क्या है? चिंतन अनिवार्य रूप से जो है वो संज्ञानात्मक गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है? ठीक है, इनमें से कौन सा बाल विकास का सिद्धांत है?
विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ऐसा भी है। अनुभव विकास का एकमात्र निर्धारक है, ऐसा तो नहीं है कि एकमात्र निर्धारक है। विकास प्रबलन दंड के द्वारा सुनिश्चित किया, तो दंड के द्वारा जब आ गया तो निगेटिविटी आ गई, ये भी नहीं होगा। विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगाया जा सकता है, ये भी नहीं है। तो सबसे सटीक जो प्रश्न है वो कौन सा है? विकास कैसा है? विकास परिपक्वन तथा अनुभव के बीच अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाए। आगे बढ़ें। जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मकता बुद्धि को शामिल करता है, वह है स्टरबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत, बुद्धि का साबिट सिद्धांत, थर्स्टन की प्राथमिक मानसिक युक्ताएं या स्पीयरमैन का जी कारक। तो कौन सा है? जो बुद्धि सिद्धांत में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे पराघटक और बुद्धि द्वारा लाए जा सकने वाले विविध रूपों जैसे सृजनात्मकता बुद्धि को शामिल करता है, वह क्या है? वह स्टर्नबर्ग का बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? अभिप्रेरणा चक्र पूछा है, कौन सा सही है? उत्तेजना, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उपलब्धि, लक्ष्य, उन्मुखी, व्यवहार या उत्तेजना में कमी। बी ऑप्शन नंबर, प्रबल प्रेरणा, आवश्यकता, उत्तेजना, लक्ष्य, उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। क्रम से लगाना है आपको। आवश्यकता, लक्ष्य, उन्मुखी, व्यवहार, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य, उन्मुखी, व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो सबसे सटीक है आवश्यकता होनी चाहिए पहले, फिर प्रबल। जब आवश्यकता होगी तो आपके पास प्रबल प्रेरणा होगी, जब प्रबल प्रेरणा होगी तो उत्तेजना होगी, उत्तेजना होगी तो लक्ष्य होगा, लक्ष्य होगी तो उन्मुखी व्यवहार होगा, और इसके बाद उपलब्धि हो तो उत्तेजना में लास्ट में होती है कमी। तो डी ऑप्शन नंबर आपका राइट हो जाएगा। प्रश्न एक बार और पढ़ते हैं। अभिप्रेरणा चक्र के संदर्भ में कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम यही है, आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्य, उन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। आगे बढ़ेंगे। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का हाथ से संबंधित है। डिस्कैलकुलिया की बात आए जब भी गणित संबंधी होती है। डिस्ग्राफिया ग्राफ संबंधी होती है। डिस्प्रैक्सिया ये होती है शरीर का कोई अंग मंग खराब हो जाने से। डिसलेक्सिया होती है जो पढ़ने संबंधी होती है। तो अक्षरों क्रम में पढ़ने की कठिनाई को कहते हैं डिसलेक्सिया। डी ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अरे कोई डाउट? कमेंट में आंसर जरूर बताएं। क्लास कैसी लग रही है? क्या इसी क्रम से चलती रहे क्लास? क्या और थोड़ी फास्ट करी जाए या थोड़ी और कम की जाए? कम थोड़ा मतलब कह सकते हैं आराम से और पढ़ाई जाए। तो आपको हमें ये कमेंट करके बताना है। निम्न में से कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? परिवार, इको क्लब, सार्वजनिक पुस्तकालय या स्वास्थ्य क्लब। तो देखिए, कौन सा सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? वो सार्वजनिक पुस्तकालय होता है, वो निष्क्रिय एजेंसी होता है। ऑप्शन नंबर सी हम राइट लगा देंगे। आगे बढ़ते चलेंगे। स्पीड से हम प्रश्न करने की कोशिश कर रहे हैं। प्याजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए कौन जाने जाते हैं? भाषा विकास के लिए चॉम्स्की महोदय जाने जाते हैं। यौन विकास होगा नहीं। संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास के लिए अगर सामाजिक शब्द आ जाए तो वाइगोत्स्की महोदय लगा देना। संज्ञानात्मक विकास के लिए प्याजे साहब जाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, फुर्ती में आगे बढ़ते चलेंगे। प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? जब भी बात अमूर्त और तार्किक चिंतन की, संवेदी गामागम्यता 0 से 2 वर्ष होती है, इतना याद रखें, 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व संख्या 2 से 5 या 7 वर्ष तक होती है। अमूर्त मूर्त होती है 2 से 7 वर्ष, और अमूर्त होती है 7 से 11 वर्ष। तो कौन सा पूछा है? अमूर्त संख्यात्मक अवस्था होगी, क्योंकि प्याजे की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त शब्द आ जाए तो अमूर्त ही वाला लगाना है। सी ऑप्शन नंबर लगेगा, अमूर्त संख्यात्मक अवस्था। आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए एक उचित उपकरण नहीं है? प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट, मौखिक प्रश्न, टर्म टेस्ट, क्विज एवं खेल। देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रचनात्मक मूल्यांकन के लिए उचित उपकरण नहीं है? वो है प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट। प्रदत्त कार्य, असाइनमेंट, ए ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा, लगा देंगे। आगे बढ़ते चलेंगे। जब बच्चा फेल हो जाता है तो इसका तात्पर्य है कि कोई बच्चा मान के चलो फेल हो गया है, तो इसका तात्पर्य क्या है?
बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया। अच्छा, उसने याद नहीं किया होगा तो लिखा नहीं होगा तो फेल हो गया होगा। हो सकता है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। देखिए, प्राइवेट ट्यूशन लेने की बात तो एनसीएफ भी नहीं करता। व्यवस्था फेल हो गई, बच्चे पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। ये बच्चा, हर बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य होता है।